राष्ट्रीय आय के मापन की विधि। राष्ट्रीय आय के मापन की 3 तरीके की विधियाँ या धारणाएँ हैं। मूल रूप से जिनकी बात की जाती है, जैसे भारतीय सांख्यिकी विदर्श संगठन जो है, भारतीय केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है सीएसओ, वो भी इन 3 चीज़ों को ही मानता है। जैसा प्रोफेसर शुम्पेटर ने भी ये विचार दिया है, जो त्रिस्तरीय, जिसको हम आय के मापन की उत्पादन विधि, व्यय विधि और आय विधि के नाम से जानते हैं। ये त्रिस्तरीय विधियाँ हैं राष्ट्रीय आय के मापन की। आज हम तीनों विधियों के बारे में सामान्य चर्चा करेंगे कि आखिर विधियाँ हैं क्या, किस तरीके से इनमें, और इनके अलावा जो और विधियाँ हैं उनके बारे में हम बात करें। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर राष्ट्रीय आय के मापन की जो है उत्पादन संगणना रीति या उत्पादन विधि के बारे में। इस विधि के तहत समस्त उत्पादन साधनों के द्वारा उत्पादित पदार्थों और सेवाओं का साधन लागतों पर मूल्य ज्ञात किया जाता है, और इससे पहले जब इनका गणना की जाती है, ये किया जाता है कि पूरी इकोनॉमी को जो है उनको विभिन्न वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है। जैसे हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी जो क्षेत्र कहते हैं, जिनमें विभाजित कर दिया जाता है, और उनमें जो भी उत्पादन होता है, जो उसका विशुद्ध जो मूल्य होता है, उस विशुद्ध मूल्य को जोड़ लिया जाता है। विशुद्ध मूल्य से मेरा अभिप्राय है कुल उत्पादन में से जो कच्चा माल है, उस कच्चे माल के मूल्य को जोड़ लिया जाता है, और इसमें अन्य पदार्थों के मूल्य, दूसरे का स्थानांतरित मूल्य, जो स्वयं उत्पादन कर रही है, काम दे रहे हैं, और जो वस्तु विनिमय प्रणाली है, औद्योगिक अनुभाग प्रणाली है, उन सब चीज़ों को इसमें शामिल किया जाता है। यह पद्धति वहाँ पर काम में ली जाती है जहाँ पर राष्ट्रीय आय की वार्षिक संगणना की व्यवस्था होती है। यानी पूरी इकोनॉमी को 3 फेज में डिवाइड करके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, और इन तीनों सेक्टर्स में से जो भी उत्पादित हो रहा है, उस उत्पादन को शामिल कर लिया जाता है। उसके जो मूल्य हैं, उस मूल्य के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में जो उसका शुद्ध मूल्य है, उस शुद्ध मूल्य को ज्ञात कर लिया जाता है। जहाँ तक इसके साथ में जो मूल्य वृद्धि विधि जो जुड़ी है, वैल्यू एडेड मेथड, यानी जैसे ही आप कच्चा माल है, कच्चे माल में कुछ और चीज़ें जोड़ते हैं, जैसे उसकी वैल्यू में जो एडिशन होता चला जाता है, उनके आधार पर भी इसकी गणना की जाती है। यानी एक कच्चे माल से एक निर्मित माल के रूप में जो उत्पाद बाजार में आता है, उस प्रक्रिया के दौरान उसके मूल्य में जो अभिवृद्धि होती है, उन अभिवृद्धियों को जोड़ के आधार पर भी राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। जो ये बात इस में जो है की जा रही है। दूसरी बात है राष्ट्रीय आय की के मापन की जो है आय विधि, वो सामान्य चर्चा कर रहा हूँ, विस्तृत चर्चा हम इसके बारे में एक-एक विधि को लेकर बाद में चर्चा करेंगे। आज मैं केवल एक फ्रेम आपको दे रहा हूँ कि राष्ट्रीय आय के संबंध की कौन-कौन सी विधियाँ हैं। इन विधियों के बारे में बाद में विस्तार से बात करेंगे। राष्ट्रीय आय के मापन की जहाँ तक आय विधि का संबंध है, उत्पादन विधि की सामान्य आय जो विधि है, उसमें भी जो हमारी व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, आर्थिक प्रणाली है, उसको 3 वर्गों में विभाजित कर लेते हैं हम लोग, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। और इन विभाजित क्षेत्रों में आय का अनुमान जो है वो विभिन्न व्यक्तियों या वर्गों के माध्यम से जो उनको आय प्राप्त हो रही है, उनका जोड़ लगाकर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन किया गया, उस व्यय और उस उत्पादन की प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाले जितने भी जो लोग हैं, जो वर्ग हैं, जो व्यक्ति होंगे, उनको उत्पादन की प्रक्रिया में जो हिस्सा लेने के परिणामस्वरूप साधन के तौर पर जो आय प्राप्त होती है, भले वो मजदूरी के रूप में प्राप्त हुई हो, किराए के रूप में प्राप्त हुई है, ब्याज के रूप में प्राप्त हुई हो, लगान के रूप में प्राप्त हुई है, लाभ के रूप में प्राप्त हुई है, प्रवाहित हुई हो, यदि ये सभी प्रकार की जो आय है उनका जोड़ कर लिया जाता है, तो इनका जो जोड़ है वो कुल राष्ट्रीय आय कहलाती है, जिसे सकल राष्ट्रीय उत्पादन या जीएनपी भी कहा जाता है, और इसमें मूल्यह्रास पर अप्रत्यक्ष करों को भी शामिल कर लिया जाता है। राष्ट्रीय आय के उत्पादन के अनुमान में भूमि का किराया, सभी प्रकार के कर्मचारी के वेतन, मजदूरी, ब्याज, लाभ, लाभांश, अवितरित लाभ, स्वरोजगार से प्राप्त आय, सामाजिक सुरक्षा अनुदान, निगम कर आदि को जोड़कर लगाया जाता है।
सभी उद्योगों या फर्मों ने जो उत्पादन किया है, वो पूर्ण रूप से लोगों के को प्राप्त नहीं होती। उसका कुछ भाग जो है अप्रत्यक्ष करों के रूप में रह जाता है, जो कि मुद्रा का एक पार्ट है और उसे भी वापस ले लिया जाता है। अगर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय जैसा मैंने शुरू में बताया कि विभिन्न व्यक्तियों वर्गों से के माध्यम से जो अप्रत्यक्ष आय प्राप्त हो रही है उसे भी इसमें जोड़ लिया जाता है। ये उत्पादन की राष्ट्रीय आय की मापन की ये जो विधि है, इसमें व्यक्तियों वर्गों को प्राप्त होने वाली साधन आय को हम यदि श्रेणीबद्ध करना चाहें, तो हम कह सकते हैं कि कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले प्रतिफल, मजदूरी या वेतन, नियोक्ताओं द्वारा सरकारी सुरक्षा स्कीमों में दिया गया अंशदान, किराया जिसमें भूमि का किराया, मशीन का किराया या संपत्ति से प्राप्त होने वाला किराया, ब्याज, लाभ लाभ में जहाँ निर्गमित फर्मों के लाभ का प्रश्न है, वो 3 अंगों में हम विभाजित करते हैं। पहला है लाभांश, दूसरा है निगमित लाभ कर और फिर है अवितरित लाभ। और उसके बाद में हम बात करें कि आय जो है उसमें स्वरोजगार से प्राप्त होने वाली आय, मिश्रित आय और विदेशों से प्राप्त होने वाली आय को भी हम इसमें शामिल करते हैं। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है वो इसमें भूमि का किराया और जो कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन, मजदूरी, भत्ते, सामाजिक सुरक्षा, हस्तांतरण, स्वरोजगार से प्राप्त होने वाली आय, यानी अर्थव्यवस्था के जो तीनों जो क्षेत्र हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, इन तीनों क्षेत्रों में जो भी लोग हैं, जिनको वर्गों में विभाजित करके उन वर्गों के विभाजन के आधार पर उनके जो प्रतिफल या उनकी जो आय प्राप्त होती है, उसके आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। एक सामान्य बात हम लोग कर रहे हैं। अब बात करते हैं व्यय विधि के संबंध में। राष्ट्रीय आय के मापन की ये जो विधि है, इस विधि में राष्ट्रीय आय का अनुमान सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं पर किए जाने वाले कुल व्यय को जोड़कर किया जाता है। देश में जितना भी कुछ उत्पादन हो रहा है, उस उत्पादन का बाजार मूल्यों पर जो खरीद लेने से जो व्यय होता है, वो राष्ट्रीय आय कहलाती है। राष्ट्रीय आय का कुछ भाग तो व्यक्तियों और परिवार के द्वारा उपभोग कर लिया जाता है, कुछ निवेश के लिए खरीद लिया जाता है। दो तरीके के पार्ट होते हैं, एक तो इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता है और एक कंजम्पशन का पार्ट होता है। अब जो हम व्यय विधि की बात कर रहे हैं, तो व्यय विधि में हम जो व्यय का जो दायरा है या व्यय की जो बात है, उसमें हम निजी या अंतिम उपभोग व्यय, जिसमें कि टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं पर किया जाने वाला, गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं पर किया जाने वाला या सेवाओं पर किए जाने वाले व्यय को शामिल करते हैं। और व्यय का ही एक प्रारूप है सकल निजी निवेश, जिसमें हम क्या नाम से स्थिर पूंजी जो निर्माण है, जिसमें मशीन है, उपकरण है या अन्य पर किए जाने वाला जो व्यय है, समस्त प्रकार के निर्माण जो फैक्ट्री या गोदामों में होते हैं, वस्तुओं के भंडारण में जो भी वृद्धि है और जब सरकार के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की जो खरीद की जाती है, उस वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर जो व्यय किया जाता है, चाहे वो केंद्रीय सरकार के द्वारा किया जा रहा हो या राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा हो या स्थानीय सरकारों के द्वारा किया जा रहा हो, वो उस प्रक्रिया में शामिल कर लिए जाते हैं। इसमें निर्यात निर्यात जो है उसको भी शामिल किया जाता है। देश के विदेशी व्यापार का को भी राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाता है और इसमें से भारत में उत्पादित वस्तुओं सेवाओं को विदेशों द्वारा किया गया व्यय उत्पादन में उसी प्रकार प्रेरित करता है जिस प्रकार की स्वदेशी नागरिकों द्वारा किया गया व्यय प्रयोग में लाया जाता है। तो व्यय जो विधि है उसका जो समीकरण बनता है वो बनता है C+I+G+X-M। तो सी यहाँ पर उपभोग व्यय है, उपभोग व्यय आई निवेश व्यय है, जी सरकारी व्यय है। मैंने आपको पहले भी बताया कि उपभोग व्यय है उसे हम निजी और सार्वजनिक दो तरीके के व्यय में इसमें शामिल करते हैं। सार्वजनिक व्यय जो कि सरकार के द्वारा, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, स्थानीय सरकार हो, और निजी उपभोग व्यय जो कि व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, चाहे वो टिकाऊ वस्तुओं पर किया जाने वाला व्यय हो या गैर टिकाऊ वस्तुओं पर किया जाने वाला व्यय हो या सेवाओं पर किया जाने वाला व्यय हो, उसे हम शामिल करते हैं। तीसरी जो चीज़ है वो है कि निवेश के रूप में जो इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट जो है उसके रूप में जो एक्सपेंडिचर किया जाता है, उस एक्सपेंडिचर की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। अन्य विधियों की जहाँ तक बात है राष्ट्रीय आय के मापन की, जो है वो सामाजिक लेखा पद्धति। सामाजिक लेखा पद्धति एक्चुअली इसको प्रोफेसर रिचर्ड स्टोर ने दिया और ये जो पद्धति है, ये पद्धति क्या करती है कि जो संपूर्ण जनसंख्या है किसी देश की, वो संपूर्ण जनसंख्या को विभिन्न वर्गों में या भागों में विभाजित कर लेती है और
और ये जो वर्गीकरण है, उस वर्गीकरण में समान आय वर्ग वाले व्यक्तियों के कुछ सेट बना लिए जाते हैं और उन सेट के आधार पर उनमें से कुछ चुनिंदा व्यक्तियों की जो आय है, उस आय की गणना करके उससे संपूर्ण वर्ग की आय की गणना कर ली जाती है और ऐसे अलग-अलग वर्गों के द्वारा जो आय की गणना होती है, उनका जो योग कर लिया जाता है और इस योग के आधार पर जो परिणाम प्राप्त होता है, उस परिणाम को उस देश की या उस क्षेत्र विशेष की राष्ट्रीय आय के रूप में शामिल किया जाता है। संगणना सामाजिक सॉरी इसको सामाजिक लेखा पद्धति कहते हैं। रिचर्ड स्टोन ने दी संगणना नहीं, सामाजिक संगणना नहीं, सामाजिक लेखा पद्धति। सामाजिक लेखा पद्धति का मतलब है कि आप पूरे समाज में, सोसाइटी में जो जनसंख्या या जो व्यक्ति निवास कर रहे हैं, उन व्यक्तियों के आप पैकेट्स बना लेते हैं, आप वर्ग बना लेते हैं और उन वर्गों में से आप चयनित करते हैं कुछ व्यक्तियों को और उनकी आय का आप अनुमान लगाकर उस वर्ग की एक औ औसत रूप में एक आय की कैलकुलेशन कर लेते हैं कि इस वर्ग में इतनी आय है और ऐसे बहुत सारे जो वर्ग आपने आय स्तरों के आधार पर बनाए हैं, उन सबकी आय का जो योग है, वो योग ही जो है राष्ट्रीय आय कहलाता है। इसके अलावा व्यवसाय संगणना विधि, इसमें जो देश है, उस देश को व्यवसाय के आधार पर वर्गीकरण कर दिया जाता है। जैसा मैंने अभी सामाजिक लेखा पद्धति जो बताई, जो रिचर्ड स्टोन ने दी, ये व्यावसायिक लेखा पद्धति है, संगणना पद्धति है जिसमें व्यापार के आधार पर लोगों को विभाजित किया जाता है। इसमें कृषक हो गया, व्यापारी हो गया, उत्पादक हो गया या नौकरी पेशा हो गया और व्यवसाय के भी अलग-अलग प्रारूप बना दिए जाते हैं और उन प्रारूपों में लोगों के द्वारा व्यवसायवार उनको क्या आय प्राप्त हो रही है उसकी गणना कर ली जाती है और उनका फिर जो योग निकल कर आता है वो उस क्षेत्र विशेष जो है राष्ट्रीय आय कहलाती है। उत्पादन संगणना विधि तथा आय संगणना गणना विधि की एक मिश्रित रीति और काम में ली जाती है जिसे भारत में वी के आर वी राव साहब जो है इस प्रणाली को उन्होंने भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए शामिल किया। उन्होंने बताया कि ये जो है इसमें हम दो तरीके के उत्पादक व्यवसायों की संगणना रीति के आधार पर और सरकारी और गैर सरकारी नौकरी के आधार पर प्राप्त होने वाली जो आय है, उसकी गणना करके उसका एक योग लगा लिया जाता है और इस योग के आधार पर जो परिणाम प्राप्त होता है वो राष्ट्रीय आय का मापन कहलाती है। तो राष्ट्रीय आय के मापन की आय विधि, व्यय विधि, उत्पादन विधि, सामाजिक लेखा पद्धति विधि, व्यवसायिक संगणना विधि, सम्मिश्रण विधि, ये सारी विधियां राष्ट्रीय आय के मापन की विधियां हैं जिनके बारे में अब आगे हम विस्तार से बात करेंगे। आज मैंने केवल आपको राष्ट्रीय आय के मापन की ये जो विधियां हैं कि मैं मूल रूप से इन विधियों में क्या बात की जाती है, जैसे आय विधि का पुनः सारांश मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूँ। जैसे उत्पादन विधि है, तो जैसे पूरी अर्थव्यवस्था है उसको जो वर्गों में विभाजित कर लिया जाता है, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, और उनमें जो भी शुद्ध रूप से जो उत्पादित हो रहा है, उन उत्पादितों का जो मूल्य है, उस मूल्य के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना कर ली जाती है। ऐसे ही आय विधि में भी राष्ट्रीय जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था को 3 वर्गों में विभाजित कर लिया जाता है और इन जो विभाजन है, इस विभाजन को हम 3 रूपों में जो लोगों को आय प्राप्त हुई उस आधार पर इसकी गणना करते हैं और ऐसे ही सामाजिक लेखा पद्धति है, व्यवसाय लेखा पद्धति है, इनके बारे में आगे विस्तार से बात